हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रैंडम फॉरेस्ट पढ़ रहे थे और हमने दो तीन टॉपिक्स भी कवर कर लिए। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि बैगिंग जो हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा और रैंडम फॉरेस्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि रैंडम फॉरेस्ट इंटरनली इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैगिंग, बट दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड इंटरव्यू क्वेश्चन कि रैंडम फॉरेस्ट और बैगिंग में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं। मैं आपको दो डिफरेंसेस बताऊंगा। ठीक है, सो जो पहला डिफरेंस है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आपको शायद अब तक पता चल चुका होगा कि बैगिंग में आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हो। मतलब इफ यू वांट आप एक बैगिंग एंसेंबल बना सकते हो यूजिंग डिसीजन ट्रीज, बट यू कैन ऑल्सो मेक अ बैगिंग एंसेंबल यूजिंग KNN। मतलब आपके सारे बेस एस्टिमेटर्स या तो डिसीजन ट्री हो सकते हैं, या फिर सारे बेस एस्टिमेटर्स KNN हो सकते हैं, या फिर SVM भी हो सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप और भी एल्गोरिदम्स ट्राई करते हो, बट आपको ये तीनों ही सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सो इन शॉर्ट, बैगिंग इज अ जनरल टेक्निक जिसके अंदर बेस एल्गोरिदम में आप कोई भी एल्गोरिदम यूज कर सकते हो। ठीक है, बट रैंडम फॉरेस्ट में जो बेस एल्गोरिदम है वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन ट्री होता है। मतलब डिसीजन ट्री को मिला के ही रैंडम फॉरेस्ट बनता है। आप KNN, SVM या फिर कोई और एल्गोरिदम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, और वो ये है कि अगर आप साइकिट लर्न में जाओ और साइकिट लर्न में अगर आप बैगिंग क्लासिफायर ओपन करो, तो यू वुड सी कि वहां पर आपको एक पैरामीटर मिलेगा जिसका नाम होगा बेस एस्टिमेटर। अब ये बेस एस्टिमेटर क्या होता है कि यहाँ पर आप अलग अलग एल्गोरिदम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इसका वैल्यू नन है तो बेस एस्टिमेटर डिसीजन ट्री क्लासिफायर होता है, या फिर आप जो भी देना चाहो। वेयर एज अगर आप सर्च करो sklearn रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, तो यहां पे आपको ऐसा कोई पैरामीटर नहीं दिखाई देता। सी, नंबर ऑफ एस्टिमेटर सेलेक्ट करने का पैरामीटर है, बट बेस एस्टिमेटर सेलेक्ट करने का पैरामीटर नहीं है। सो दिस एक्चुअली शोज कि पहला डिफरेंस क्या है रैंडम फॉरेस्ट और बैगिंग में। मैं एक बार समराइज कर रहा हूं। बैगिंग में आपके बेस मॉडल्स किसी भी एल्गोरिदम से बन सकते हैं। रैंडम फॉरेस्ट में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि वो बेस मॉडल सिर्फ डिसीजन ट्री ही हो सकता है। ठीक है, अब ये जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इफ मैं एक बैगिंग क्लासिफायर बनाता हूं और इसके सारे बेस मॉडल्स को मैं डिसीजन ट्री बोल देता हूं या डिसीजन ट्री रख लेता हूं, तो क्या अब ये पूरी चीज रैंडम फॉरेस्ट है? क्या अब ये पूरी चीज रैंडम फॉरेस्ट है? द आंसर इज नो। अभी भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब आई गेस आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर आप बैगिंग एंसेंबल या ensemble क्रिएट कर रहे हो यूजिंग डिसीजन ट्री, इट इज नॉट एग्जैक्टली रैंडम फॉरेस्ट। देयर इज वन मोर डिफरेंस। ठीक है, और वो डिफरेंस आता है फीचर सिलेक्शन में या फीचर सैम्पलिंग में, जिसको आप कॉलम सैम्पलिंग भी बोलते हो। सो आई गेस आपको बेसिक फंडा तो पता है बैगिंग का, कि आप क्या करते हो, आप सैम्पलिंग करते हो। मतलब आप बेस मॉडल्स को सबसेट ऑफ डेटा देते हो, और वो सबसेट कैसे क्रिएट होता है? यूजिंग सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग दो टाइप का होता है, रो सैम्पलिंग एंड फीचर या फिर कॉलम सैम्पलिंग। ठीक है, तो आप अपने बेस मॉडल को सबसेट ऑफ द डेटा दे रहे हो यूजिंग रो सैम्पलिंग प्लस फीचर सैम्पलिंग। ठीक है, अब जो फीचर सैम्पलिंग होता है, एज इन जो आप अलग अलग कॉलम्स देते हो अपने बेस एस्टिमेटर्स को, वो दोनों अलग अलग ढंग से दिया जाता है बैगिंग और रैंडम फॉरेस्ट में। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार इसको आराम से समझते हैं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो हम दो पैरेलल एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो ये एग्जांपल है बैगिंग का, ये बैगिंग का एग्जांपल है, और यहाँ पे जो एग्जांपल है ये रैंडम फॉरेस्ट का एग्जांपल है।
दिस इज रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है, और ये सारे के सारे बेस मॉडल्स जो हैं ये डिसीजन ट्रीज हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस होता है कि मान लो आपके इस डेटा सेट में देर आर 5 कॉलम्स, और आपने डिसाइड किया कि कॉलम सैंपलिंग करके मैं हर बेस एस्टिमेटर को सिर्फ 2 ही कॉलम्स दूंगा, राइट। तो अब क्या होगा कि हर जो डिसीजन ट्री फॉर्म होगा वो सिर्फ 2 ही कॉलम्स के ऊपर फॉर्म होगा, राइट। तो अब क्या होगा कि एकदम शुरू में ही आप डिसाइड कर लोगे, आपके जब आप मान लो इस डिसीजन ट्री के लिए मान लो आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, तो आप अपने पांचों कॉलम्स में रैंडमली 2 कॉलम सेलेक्ट कर लोगे, मान लो वो 2 कॉलम्स है 1 एंड 3, और रोज आप सारे के सारे दे रहे हो, मान लो ऐसा कि रोज सारे के सारे दे रहे हो। तो अब क्या होगा, ये जो डिसीजन ट्री बनेगा इसमें सिर्फ यही दोनों कॉलम्स यूज होंगे 1 एंड 3, और कोई भी कॉलम यूज नहीं होगा। सिमिलरली मान लो जब हम इसके लिए डेटा क्रिएट कर रहे थे, तो सिंस हमें फिर से 2 ही कॉलम्स चाहिए, तो मान लो वो 2 कॉलम्स हुए 4 एंड 5, तो अब यही 2 कॉलम से ये पूरा ट्री बनेगा। सिमिलरली इसमें मान लो 1 एंड 4 सेलेक्ट हुए, तो अब सिर्फ 1 और 4 से ही ये पूरा ट्री बनेगा। मतलब जब ये ट्री बनेगा तो हर स्प्लिटिंग जो होगा, हर जो स्प्लिटिंग होगा वो या तो कॉलम नंबर 1 से होगा या फिर कॉलम नंबर 3 से होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस इज कॉलम सैंपलिंग इन बैगिंग, दिस इज कॉलम सैंपलिंग इन बैगिंग। अब रैंडम फॉरेस्ट में आप जब सेम काम करोगे तो देखो क्या डिफरेंस आता है कि मान लो यहां पे भी आपने डिसाइड किया कि आप कॉलम सैंपलिंग करोगे और आप 2 कॉलम्स दोगे हर डिसीजन ट्री को। तो अब यहां पे जब ट्री फॉर्म होता है ना, तो हर बार जब नोड क्रिएट होने वाला होता है आपके डिसीजन ट्री का, तो हर बार सैंपलिंग होता है। जैसे कि जब पहला नोड बन रहा था, तो मान लो कि 2 कॉलम सेलेक्ट हुए 2 और 3, तो ये जो पहला नोड है ये या तो 2 से बनेगा या तो 3 से बनेगा, राइट। फिर अब नेक्स्ट नोड जब बनाना था तो फिर से सैंपलिंग हुआ, 1 2 3 4 5 में फिर से सैंपलिंग हुआ, और यहाँ पे सैंपल हो क्या है 4 और 5। तो अब ये जो अगला नोड है ये 4 या 5 से बनेगा। सिमिलरली जब ये नोड बना था तो सेलेक्ट हुआ 2 और 1, तो अब ये वाला नोड या तो 2 से बनेगा या तो 1 से बनेगा। इन शॉर्ट आप यहाँ पे और ज्यादा रैंडमनेस लेके आ रहे हो। और थोड़े से स्ट्रिक्ट टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे जो कॉलम सैंपलिंग होता है वो ट्री लेवल पे होता है। दिस इज ट्री लेवल कॉलम सैंपलिंग। मतलब ट्री बनने के पहले ही फाइनलाइज हो जाएगा कि कौन से 2 कॉलम्स यूज होंगे वो ट्री को बनाने में, उसके अलावा और कोई कॉलम नहीं होगा। वेयर एज यहाँ पे जो है वो नोड लेवल सैंपलिंग होता है। मतलब हर बार नोड बनाने के पहले रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे 2 कॉलम्स, अगर आपने 2 कॉलम डिसाइड कर रखा है मैक्स फीचर्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से कई बार रैंडम फॉरेस्ट का परफॉर्मेंस इज बेटर देन बैगिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप एक्स्ट्रा रैंडमनेस ला रहे हो यूजिंग दिस नोड लेवल कॉलम सैंपलिंग, ठीक है। ये मैं आपको एक्चुअली प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ये जस्ट रॉ थ्योरी नहीं है। मैंने यहाँ पर एक नोटबुक क्रिएट किया है और मैं उसके थ्रू आपको दिखाता हूँ कि सच में मैंने जो बात अभी आपको बताई वो सच है, ठीक है। तो हम एक डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। इस डेटा सेट के अंदर 5 इनपुट कॉलम्स हैं और एक आउटपुट कॉलम है, ठीक है। ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बैगिंग क्लासिफायर बना रहा हूं, और उस बैगिंग क्लासिफायर में मैं पहले से बता रहा हूं कि मुझे कॉलम सैंपलिंग करना है, ठीक है। मुझे कॉलम सैंपलिंग करना है और मुझे कितने कॉलम्स लेने हैं, मुझे 2 कॉलम्स लेने हैं। तो रैंडमली मुझे इन 5 में से 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और अब ये ट्री लेवल पे हो जाएगा, मतलब हमारे ट्री में वही 2 कॉलम्स बार बार दिखाई देंगे। सो मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मॉडल को ट्रेन किया, और अब मैं प्लॉट ट्री को जब रन कर रहा हूं तो मुझे मेरा ग्राफ दिखाई देगा। और ये देखो गाइस, आप कोई भी नोड पे अगर चेक करो तो यहाँ पे आपको x1 दिखाई दे रहा है, x0 दिखाई दे रहा है, तो ये 2 कॉलम सेलेक्ट हुए 0 और 1। यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे भी x1 है, यहाँ भी x1 है, x1 है, x1 है, x0 है, x1 है, x0 है। यू वुड सी कि पूरे के पूरे डिसीजन ट्री में किसी भी नोड में जब स्प्लिटिंग हो रहा है तो वो या तो 0 पे हो रहा है या तो 1 पे हो रहा है, इसके अलावा और कोई कॉलम टच नहीं हुआ। दिस प्रूव्स कि बैगिंग में जो कॉलम सैंपलिंग होता है वो ट्री लेवल होता है। मतलब ट्री बनने के पहले ही फाइनलाइज हो गया कि देखो भाई जो ट्री बनेगा वो इन्हीं 2 कॉलम से बनेगा, इनके अलावा हम कोई और कॉलम्स को टच नहीं करेंगे, ठीक है।
अब मैं सेम एग्जांपल आपको दिखाता हूँ रैंडम फॉरेस्ट में। यहाँ भी हमने डिसाइड किया कि मैक्स फीचर्स होंगे 2। मॉडल को हमने ट्रेन किया और मॉडल को हमने प्लॉट कर दिया। बट यहाँ पर देखो, सबसे पहले x1 पे स्प्लिटिंग हुआ, फिर यहाँ पे भी x1 पे, यहाँ पे x3 पे, तो ऑलरेडी 2 कॉलम्स आ चुके हैं, ठीक है। फिर x2 भी आ गया, तो 3 कॉलम्स आ चुके हैं। x0 भी आ गया, तो 4 कॉलम्स आ चुके हैं, और x4 भी आ गया, मतलब 5 कॉलम्स आ चुके हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर नोड लेवल स्प्लिटिंग हो रहा है। सो जब ये नोड फॉर्म हो रहा है तो पहले आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन से 2 कॉलम्स के ऊपर हम ये नोड फॉर्म करेंगे, वो x1 निकला, ठीक है। फिर आप यहाँ पे फिर से रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे फिर से रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ भी हर नोड पे आप नोड लेवल सैम्पलिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो रैंडम फॉरेस्ट है उसमें रैंडमनेस थोड़ा ज्यादा है। और रैंडमनेस ज्यादा होने से आपकी ensemble जो बेस मॉडल्स होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, कि जितना ज्यादा रैंडम हो और एक्यूरेसी जस्ट 50% से ज्यादा हो, तो आपका ensemble मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। जितना ज्यादा रैंडमनेस, जितना ज्यादा डिफरेंस बिटवीन द बेस मॉडल्स, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स रैंडम फॉरेस्ट बीट्स बैगिंग क्लासिफायर, ठीक है। बट आपको दोनों ट्राई करके देखना चाहिए, ठीक है। आई होप अब मैं ये पूरा चीज आपको समझा पाया। दिस इज अ गुड इंटरव्यू क्वेश्चन। कई बार मैंने सुना है स्टूडेंट से ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है कि बैगिंग और रैंडम फॉरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, बताओ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स बस एक ही डिफरेंस बता पाते हैं कि बैगिंग में आप मल्टीपल एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट में सिर्फ डिसीजन ट्री यूज कर सकते हो। फिर लोग काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं बैगिंग डिसीजन ट्री लेकर के बनाऊंगा तो क्या वो रैंडम फॉरेस्ट है? और यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ, बट आंसर गलत है। दोनों में अभी भी डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? कॉलम सैम्पलिंग कैसे हो रहा है। बैगिंग में इट इज ट्री लेवल और रैंडम फॉरेस्ट में इट इज नोड लेवल। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।